G20 के आयोजन के उपलक्ष्य में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पोर्ट ब्लेयर के डी ब्राइट में व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के सहायक वन संरक्षक ए सौंदरा पांडियन, मौसम कार्यालय प्रमुख डॉक्टर ए सुप्रीत कुमार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सी शिवा पेरुमान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख एवं संयुक्त निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह, शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एवं GTT श्री चंचल सिन्हा रॉय, JNRM के अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर पूनम त्रिपाठी उपस्थित थी। इनके अलावा विद्यार्थी, संकाय सदस्य और आकाशवाणी के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। सबसे पहले आमंत्रित मेहमानों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर इस व्याख्यान का उद्घाटन किया। इसके बाद आमंत्रित वक्ताओं ने संबंधित विषयों पर अपने अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए। ऑल इंडिया रेडियो तथा डी ब्राइट के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनके कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनको मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमें ऐसे ही कार्यक्रम की है जो प्रत्येक जनमानस को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर उन्मुक्त कर सके, और यही हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आई फील कि दिस इज वेरी ऑस्पिशियस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रसार भारती आकाशवाणी। क्लाइमेट चेंज, मानव के इवोल्यूशन की बात को हमने थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया कि हम टॉप इवोल्यूशन पे बैठे हैं। सो वी कांट स्टॉप द क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज बिगेन्स सिंस द इवोल्यूशन। और अगर हम इवोल्यूशन की बात को देखें, विषय को देखें और उस पर चर्चा करने के लिए अगर हम लोग जाते हैं, तो हम ये पाएंगे कि बिगिनिंग जो था क्लाइमेट चेंज का वो पॉजिटिव था, बट नाउअडेज व्हाट हैपनिंग्स नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो एवरीबॉडी, एवरी कंट्री इज क्राइंग फॉर द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेटनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, crying about the economy goes down. Everything is correlated with each other. Even the individual developments is also indirectly governed by these things. शुरू में जब क्लाइमेट चेंज हुआ आरंभ में, अगर हम उसे पाते हैं तो हम ये पाएंगे कि पॉजिटिव हुआ, और वो पॉजिटिव चेंज के कारण ही आज हम अर्थ पे इवॉल्व हुए। और वो बिगनिंग कहां से हुआ? आप सभी जानते हैं कि बिगनिंग विथ द इवोल्यूशन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। इवॉल्व हुआ सी वाटर में, लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर। हम पढ़ते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जब ग्रीन प्लांट्स, लोअर प्लांट डेवलप हुआ और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, और ऑक्सीजन इवोल्यूशन के साथ ऑक्सीजन क्रांति हुआ, देन ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जब बन गया तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों का आना अर्थ पे रुक गया। जब अर्थ पे रुका तो यही वो पीरियड रहा होगा जब
फेवरेबल कंडीशन अर्थ के ऊपर लाइफ के इवोल्यूशन के लिए मिला होगा, और वहीं से बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ। सो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। विदाउट प्लांट लाइफ कांट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। वी कांट मेंटेन द इन्वायरमेंट, वी कांट मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सो only we are responsible. We should think about how can conserve the biodiversity, how can maintain the climate change. जो climate change पे negative impact आ रहा है, who is responsible? Only we are responsible. Nobody other is responsible, because we are on the top evolution. We have a high profile of the IQ among the all animal kingdom, so we can't ignore it. So now क्या नीड है? आज की हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन स्टाइल को बदलें, तभी हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लाइमेट चेंज को मेंटेन कर सकते हैं। The negative impact on the climate, biodiversity is declining day by day. And some of the species, not only plant, animals, among the all living worlds, are struggling for survival and prone to extinction. खत्म हो रही हैं। प्रकृति से अब बहुत सी जंतु, वनस्पतियां एक्सटिंक्ट हो गए, या नियर द एक्सटिंक्शन हैं, या स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द आवर स्टाइल, लाइफ स्टाइल, जो हम थिंक नहीं कर पाते हैं। अगर इस विषय को हम एक सामान्य उदाहरण से समझें, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो ये पाएंगे कि हिस्टोरिकल पीरियड हमारा ऐसा था कि जब कोई भी व्यक्ति बहुत ही रिच, प्रॉस्पेरस और हाई आईक्यू प्रोफाइल का माना जाता था, तो देश पहले वो सोचता था कि मेरा एक पॉन्ड होगा, तालाब होगा, मेरा एक बहुत बड़ा बागीचा होगा, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होंगे। यू कैन सी इन द हिस्ट्री, जितने भी किंग रहे हैं, आप देखिए उन लोगों ने क्या किया है, पॉन्ड बनवाया है, तालाब बनवाया है। उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? फिलॉसफी वही थी, वसुधैव कुटुंबकम की थी। उसको हम आज नहीं सोच पा रहे हैं। आज हम केवल ओनली इकोनॉमी को सोचते हैं, जो G20 का मेजर पार्ट है। तो केवल सिंगल इकोनॉमी पे सोच के हम नहीं कर सकते जब तक हम ऑल एलिमेंट्स, ऑल की रोल वाले फैक्टर्स के प्रति हम अपने को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। सो वी शुड मेक आवर लाइफ स्टाइल इन सस्टेनेबल मैनर टू सेव द मदर नेचर। यही हमारे G20 को अचीव करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव वे में ले जाएगा। सो आई वुड लाइक टू कम ऑन द फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी एंड व्हाट्स इम्पैक्ट इन द अंडमान ऑफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। और हमारे अंडमान में ओनली सिंगल स्पीसीज यूफोर्बिया एपिफिलोइडिस इज only single species recorded as a succulent plant। वो मैसेज देता है हमें हाउ टू अडॉप्ट इट। हम G20 को के लिए यहाँ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वी कैन लिसन फ्रॉम नेचर। वो एडवर्स कंडीशंस में ट्रॉपिक, उसके लिए एडवर्स कंडीशन है ट्रॉपिकल जोन, उसको जीरी कंडीशन चाहिए जहाँ पानी कम हो, लेकिन उसने भी यहाँ अडॉप्ट करके अपने को सरवाइव किया। सो वी कैन थिंक, आज से 600 वर्ष पहले डार्विन ने जो थ्योरी दिया था वो एवरी ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है, अप्लाई होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसी ने थ्योरी कहा है। नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति उसी को फेवरेबल कंडीशंस देगा, उसी को फेवरेबल फैक्टर्स अवेलेबल होगा
जो अपने को स्ट्रगल में सक्सेस करेगा। तो अर्गुना के समान अदर जिम्नोस्पर्म या तो एक्सटिंक्ट हो गए या दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल आर ओनली फ्यू ऑन द अर्थ। और जो अर्थ पर हैं उनके फॉसिल हिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं ये हवा में नहीं है, इसलिए दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। तो ये क्लाइमेट चेंज का अंदाज है। हम इससे लिसन ले सकते हैं कि अगर जिम्नोस्पर्म जा सकता है तो इवोल्यूशन की टॉप पे बैठा हुआ ह्यूमन अगर अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करता है तो वो भी एक दिन चला जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम इस प्राउड को छोड़ दें कि हम ही सब कुछ खुराफात कर सकते हैं। जब प्रकृति खुराफात करेगी हमारे साथ तो हमारी आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। सो वी शुड थिंक हाउ टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ये मैंग्रोव्स हैं, रूट्स आर universally positively geotropic in nature and fundamental unit of the plant body। किसी प्लांट का रूट जब कट जाता है तो वो मर जाता है, लेकिन नेचर में वी आर लिविंग इन द साल्टी एयर, साल्टी वाटर, सी वाटर साल्टी होता है और उस साल्टी वाटर में जब उसको ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हुआ तो इसने अडॉप्ट किया। ये सोचा हम तो अंडमान से चले जाएंगे, तो नेचर ने क्या दिया इसको, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट बना लो और वहां लेंटिसेल्स बना लो, गैसियस एक्सचेंज कर लो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाएगा और सरवाइव कर जाओगे। तो हमें थिंक करना है G20 के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, हाउ कैन चेंज आवर लाइफ स्टाइल। रिसेंटली इन 2021 वी आल्सो reported invasive arthropods behavior poses a grave threat to the cycad population, जो जुरासिक पीरियड का था। अब बटरफ्लाई आप देख रहे हैं, बटरफ्लाई सिंपली विजिट नहीं करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है बटरफ्लाई, लेकिन जब ये वहाँ मैटिंग करने के लिए पहुँच करके और अपने एग्स को छोड़ता है और उनके लार्वी जब उस पे जाते हैं तो उनके यंग फॉन्ड्स को खा जाते हैं। जब यंग फॉन्ड्स को खा जाते हैं तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर थ्रेट, वन ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ग्रुप। आई फील जो मुझे अब तक की स्टडी है कि जुरासिक टाइम का प्लांट क्यों खत्म हुआ, उसमें फ्लावर नहीं था, फ्रूट नहीं था, तो जब नेचर ने फ्लावर को डेवलप किया, इवॉल्व किया, तो ऑल बटरफ्लाई अट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्लांट टुवर्ड्स द ब्यूटी। जहां ब्यूटी है, ह्यूमन नेचर है कि हम सुंदरता की ओर अट्रैक्ट होते हैं। सेंटेड फ्लावर था, ब्यूटी था, तो सभी बटरफ्लाई उधर भाग गया। ये मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो जब तक पॉलन ग्रेन्स मेल का फीमेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन, ओनली मीडियम इज नाउ एनिमोफिलस पॉलिनेशन, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन बाय एयर। सपोज दैट अगर एक मेल प्लांट यहाँ ग्रो कर रहा है, दूसरा डिलानीपुर जंक्शन पे फीमेल ग्रो कर रहा है, हवा चली, पॉलन ग्रेन्स को लेके गई और गेट तक पहुंचते पहुंचते हवा स्टॉप हो गई, तब तक हमारी गाड़ी पहुंची और पॉलन ग्रेन्स को कुचल दिया। पॉलन ग्रेन्स डैमेज हो गया, वहां तक रीच नहीं किया, तो फीमेल वेट करता रह गया, सीड बनेगा ही नहीं। So his dream was fulfilled in the year 1st July 1916, and he brought a separate set of Zoological Survey of India, and he was a founder director Zoological Survey of India. Later, in the British period as well as after independence, our Survey of India extended every our 5-year plan, and presently we have 16 regional centers across the country covering all eco-region, all political boundaries. We have regional centers in desert, we have in Himalayas, we have in Deccan Plateau, we have in, of course, we are in Andaman Nicobar Islands. And our center is established in the year 1977, and our objective is mainly documentation of and exploration of faunal diversity of our island ecosystem. We are the only regional center doing research both to terrestrial ecosystem as well as marine ecosystem. Remaining centers, they are locked with either ecosystem or political boundaries. Since inception,
we have conducted a survey from south to north and east to west, from the southernmost point of Indira Point to northernmost island of Landfall Island. As a result, we have reported more than 11,000 species, both the terrestrial ecosystem as well as marine ecosystem. If you take avifauna, as I was assigned endemic birds with climate change. If you take avifauna, it is started during British period by Hume, Butler, Bevan, like many British researchers. Thereafter, even after independence, several Indian research institutions, they came and they did mainly exploration. And during 80s and 90s only, we have started some extent of ecology studies. Otherwise, only listing only was available. And as a result, what we happened, this also is an old figure, 377. Now we have almost 384 species of birds in this island ecosystem. This we can classify into various groups like resident bird, which you can see throughout the year in this island ecosystem. We have migratory birds. Migratory birds we can classify different group. One is passage migrant. Those birds going further down, they will take a couple of days landing and they will further move. That is called passage migrant. We have winter migrant. Winter migrant is two group. One is transcontinental migrant, that is which are coming from Central Asian countries. Other is another winter migrant coming from lower Himalayas. 30 pure endemic bird which you cannot have anywhere in the globe. You can, if anybody wants see in the wild, in the nature, they have to come down to Andaman Nicobar Islands to see the endemic birds. So before going to the endemic birds details, for the students' benefit, what is endemism? Endemism is nothing, it's restricted to particular area, particular region, particular habitat or particular island ecosystem. For example, it's our Narconda Hornbill, it's endemic to Narcondam Island, so small tiny island. Similarly, there are many endemic birds is there. Bird normally, often they will go and measure the temperature in the nesting site, and even after hatching, normally what we were saying, you are a domestic hen. After hatching, they will go with the parents. But here, there is no parent required. Immediately after hatching, they will go away from the parents. And these are some of the allied species, that is Andaman white-breasted watergun, even your campus also might have seen. Next. So this is taken in the Great Nicobar. Next. So this is another important endemic species, endemic subspecies. So name only Nicobar pigeon, but Andaman also we can see. But first time I cited in Andaman group only. But they are the only species in the genus Colonus, and they are the close relatives of passenger pigeon and dodos, which are the extinct bird, and they have extensive distribution in the South Asian countries. Next. We have 6 species of parakeet, all endemic in either subspecies level or species level. Next. And even nocturnal birds, owls. This Andaman barn owl, this also endemic. Next. So these are some of the owlet species. Andaman scope owl, Andaman oriental scope owl, Nicobar scope owl. So these are all endemic during night hours. If you want see in the wild, you have to go to the field during the night hours. Next, please. And again, these are some of the owls, Andaman hawk owl and Hume hawk owl. Next. And kingfisher. We have 11 species of kingfishers. Out of 11 species, this black-capped kingfisher, this is the only migratory species. Remaining all endemic subspecies, not full species. Next. So another very important species, Narconda hornbill. Among the hornbill, one of the smallest species, found only in the Narconda island, and their home range is very small, that is 6.8 square kilometer only, their home range. And first discovered by A.O. Hume and named after the island, the found only in the Narcondam Island. Next. Then these are some of the woodpecker. We have 2 species of woodpecker, Andaman black woodpecker, this is found in the forest area and extreme right. Weather and climate. So basically what is weather and what is climate? Weather, you know that weather, what is happening, how much is hot, how much it is raining. So the climate is an average weather, and that also over a long period of time. So Mark Twain once said, climate is what you expect and weather is what you get. So that's the difference. So weather is
what you are experiencing now, and climate is a long-term average. And I will come to the climate of Andaman and Nicobar Islands. So as you know that it is a tropical monsoonal climate. You get rains in monsoon season, and there are two monsoon seasons here, southwest monsoon and northwest monsoon. And the temperature variation is very less. The temperature doesn't vary much from the seasons. Next bar graph is shown is the cloudiness. So overall it is partially clouded, fully clouded. So cloudiness is also significant. And then the two plots are this humidity lines. This also doesn't vary much. And the last one is the significant weather events. So the tallest curve is thunderstorms. The tallest line, tallest bar. You can see extreme right plot. You can see that Andaman Nicobar Islands experience lot of thunderstorms. Hydrometeorological hazards. There is a definition kept here. A process, something which cause you any loss, any damage, loss of life, loss of property, loss of social and economic and social disruption, or environmental degradation. So we call it hazard. So these definitions I am showing because we should know what we should be in same page what we are talking about. And that what are the hydrometeorological hazards? So they can be atmospheric, they can be oceanic, or they can be hydrological origin. So in this talk, I will be talking only about the meteorological origin or atmospheric origin hazards. And hydrometeorological conditions are also important for other type of hazards, not only oceanographic, hydrological or meteorological. Maybe the incidence of diseases, volcanic eruptions, how far the emission goes, all these landslides, the rainfall is the trigger for landslides, forest fires. So all these things also depend on the meteorological conditions. Why these hazards, risk, we talk about risk, hazard, danger. So there are some definitions. So what is vulnerability? Vulnerability is a characteristics determined by physical, social, economical, and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, asset, or systems to the impacts of hazards. Then there is exposure. Exposure you may understand. You are exposed to some condition. Then there is a disaster risk. So what is a disaster risk? So disaster risk is a consequences of the interaction between a hazard and the vulnerability and the exposure. So all this, so there is a graph here. So the common factor is what is that is a risk. So you have a hazard, you are exposed, and you are also vulnerable. So that's called risk. Okay, so what are the risk drivers? Risk is influenced by the decisions we make, from climate change to poor urban planning. It is critical to understand and address risk drivers to curb disaster risk. So you have to understand the risk drivers. The climate hazards and vulnerability atlas of India is made by IMD. And in this plot, you can see that how much percentage of population and how much percentage of districts, of all districts in India are affected by this hazard. And these are normalized scales. Normalized means the vulnerability is normalized. We just say, we normalize the things and say low vulnerability, moderate vulnerability, high vulnerability, and very high. Very high is the red color. So you can check out this atlas and it will give you the idea which are the hazards which are affecting our country more. So first one is cyclonic storms. As we expect, the color in the left side shows, the red color shows that cyclone return period in years. So lower return period means higher risk. So the red color, as you expect, the Bay of Bengal have more cyclones. So these coastal districts of east coast of India are more vulnerable to the cyclones. We'll pass through these slides because you can always check these slides. This is a heavy rainfall hazard where you can show that each district is again marked according to the number of days of occurrence of heavy, very heavy and extremely heavy rainfall.
you can see that those districts, west coast of India, you see that you know that west coast of India experience very heavy rainfall, extreme heavy rainfall. So northern part of Andaman, North and Middle Andaman districts is little bit more prone to the heavy rainfall events. It's all category drought, where moderate, severe, extreme droughts, and it's a normalized vulnerability index based on the precipitation data. So rainfall data is used to prepare this kind of these maps, and this is what we call not only the rainfall but also what is its impact. So all these things are considered and make these charts. Here also you can see that North and Middle Andaman is high vulnerable, color is orange, red is extremely high, as compared to Nicobar, which is moderate. So now the topic of climate change. So climate is always changing. It has been changed from past and is continuing changing. When it is a natural process, it is called global climate variability. But if it is induced by humans or forced by or human activities that changes the atmosphere, then we are worried. Okay. And what are the factors which can change the climate? It can be changes in the sun. You might be knowing there is a sunspots, sun's magnetic field. The Earth's orbit change, in the clouds, in the ice sheets, volcanic eruptions, and then there is an internal variability, because climate is a dynamical thing. It is it has its own internal energy. With their inputs only we are managing the productive ecosystems so as to cater the existence of mankind on earth. Next. This all are biodiversity is not only limited to forest, it covers agriculture fields, horticulture fields, fruits, vegetables, everything. Each life form is covered under biodiversity. This is faunal biodiversity. You can see from the comparison of faunal biodiversity how unique our islands is. We are really gifted to have taken birth in this island and having our livelihood in this island. See the comparison. At the global level, at the comparative aspects of India, Andaman and Nicobar Islands is very rich in faunal diversity. Next. Again, this is marine biodiversity, which is again unexplored. Coral reefs, sea grasses, seaweeds, shoreline, all these things, these ecosystems are getting affected due to global climate change. How biodiversity is related to climate? We cannot plan or strategize any effort to mitigate this climate change, which has been attributed through one of the component of biodiversity who is at the highest echelon of biodiversity, that is we human beings. Each and every life form has a role to play in this planet. And since each and every organism has a role to play, there is an equilibrium called nature's equilibrium. What we have read in secondary or senior secondary classes regarding oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, all these cycles are natural cycles which keeps the nature as well as the natural resources in equilibrium. And in maintaining that equilibrium, this floral and faunal diversity is one of the component. That is how biodiversity is related to climate. All the gases, nitrogen, carbon dioxide, methane, etc. are in the atmosphere. And in its cycle, since biodiversity is one of the component, it has a relation. Similarly, if you take a small landscape with small vegetation, it might have some microorganisms or some animals, any faunal diversity. It forms a climate on its own in that small landscape, and that is called as microclimate.
with its own temperature at that particular place, humidity. They have a control. Those biodiversity have a control over the temperature, humidity, and other atmospheric parameters over that small area. Similar is the way large landscapes have a control over the climate of that area. And that landscape, since bears floral as well as faunal diversity, have a control over the climate of that area. And any imbalances, any disturbances in that floral and faunal diversity would definitely have a bearing on the climate of that area. How imbalances in the biodiversity affects the environment. Again, it is in simple terms. Lack of flora means less production of food and less production of oxygen. Again, it indirectly affects the survival of faunal diversity. Similarly, lack of faunal diversity, I mean animal diversity, which releases carbon dioxide in it during its respiration process, अगर वो कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, तो प्लांट्स के लिए फूड बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसमें कमी होती है. तो इस तरह का इम्बैलेंसेस जो डेवलप होने के कारण एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स जो गैसेस है, इंपॉर्टेंट गैसेस है, उसमें क्वांटिटी में चेंजेस आ जाता है. एंड दीज चेंजेस अफेक्ट्स द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ greenhouse effect. Greenhouse effect, climate change are natural processes. Why do we talk about climate change by this time? Climate change पहले से ही हो रहा है. It is a natural process. Greenhouse effect पहले से ही हो रहा है. हम आज इसके बारे में क्यों इतने चिंतित हैं? This is because it has a bearing on the survival of human beings that we are thinking about it now. जब हमारे वजह से largely attributed because of anthropogenic causes this global climate change, तो इसका mitigation भी हमारे ही तरफ से होना है. We are the one who can mitigate. This imbalances in the biodiversity has a major role in climate variability as well the disturbances. When it is continued over a larger period of time, it attributes to global climate change. And the major causes of this imbalance is anthropogenic. हमारे वजह से ही है. Human एक simple phenomena है and it is natural कि sun के जो radiations आते हैं, it comes as a short wave radiation and penetrate through these gases while radiating from the sun. Again, after coming to earth, it gets re-radiated. जब वो re-radiate होता है तो वो long wave radiations बनता है, उसका power कम हो जाता है. By that time, during re-radiation, it gets trapped into these gases, which causes the rise in temperature. और ये एक balance बना रहता है, which is called greenhouse effect. ये भी balance जो है natural है. अब इसमें से ये greenhouse gases की मात्रा if increases abnormally, then most of the re-radiated sunlight would be got trapped within these gases and the temperature would gradually increase. अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके नाम से जिसको हम अभी थोड़ा थोड़ा करते करते इंक्रीज होते होते ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिए हैं. ग्लोबल वार्मिंग भी एक ऐसे ही फिनोमिना है जिसके पूरे पृथ्वी में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण री-रेडिएटेड जो रेस है, सन रेस है, वो ट्रैप होने की वजह से टेम्परेचर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है. एंड दिस इज हैपनिंग ग्लोबली. अभी हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज अलार्मिंग. वी हैव विटनेस्ड दिस फॉर द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर ऑल्सो
we got very low rainfall, long dry spell. These are all the attributes and the after effects of climate change, and in future also we will be witnessing these type of changes. Warning signs, how climate change would affect our earth. Sea level will rise. Even greenhouse gases are stabilized. This will probably continue to occur for centuries. Since this change is attributable for years together, again after stabilization also, if we need to come to an equilibrium, it will take so many years, n number of years. And some effects, if got permanent, which are irreversible, that cannot be changed. These are all the consequences of climate change. Already we have discussed this. Next. This is again, as told, island ecosystem is one of the fragile ecosystem which will get affected the first. Although we have 87% of forest area in Andaman and Nicobar Islands, we are conserving it, we are protecting it for the global concern, wherein even though having this much amount of forest, our island is very fragile, and it's even fragile to this climate change. So we need to have a bigger role to play in mitigating this climate change, which has a great bearing on the island ecosystem. क्लाइमेट चेंज जब से ये पृथ्वी बनी है तभी से हो रहा है. कभी ये ज़्यादा होता है, कम होता है. और अगर हम ये ग्राफ देखें तो इसमें हमें दिख रहा है जो प्रेजेंट एवरेज है उससे कितना ज़्यादा था जब अर्थ बनी थी, उसके बाद कैसे हाई था. डायनासोर्स के टाइम पे भी बहुत हाई था टेम्परेचर, एंड देन उसके बाद घटा. और अभी देखते हैं अगर हम लोग तो इनफैक्ट बहुत कम है. आप अभी ग्राफ देखिए, जितना हाई कभी गया था उससे अभी बहुत कम है. तो हमें इसके लेके इतनी चिंता क्यों है? क्यों इतनी चिंता करनी चाहिए हमें? और अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल जो हमारा एवरेज है उससे हम बात करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा. सो 1.5 डिग्री सुनने में हमें लगता है कि क्या है. 1 डिग्री जहां हम 37 डिग्री टेम्परेचर झेलते हैं, 38 भी झेल सकते हैं. तो उसमें डिफरेंस क्या है ये समझना है कि पहले ये डिफरेंस हमें ट्रॉपिकल एरिया में उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, लेकिन 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है और फिर वो पिघलता भी है. तो उस एरिया में तो उसकी वजह से क्या, ये जो हल्का सा भी सामान्य सी भी बढ़ोतरी होती है उससे जो हमारे ग्लेशियल आइस शीट्स हैं वो पिघल जाते हैं. अब वो पिघलते हैं तो समुद्र में पानी बढ़ जाता है. समुद्र में पानी बढ़ता है तो जो सन का पानी ज़्यादा सोखती है वो और वार्म हो जाता है. ओशन वार्म होता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है. और उसकी वजह से जो समुद्र की जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है. ज़रा सा भी चेंज, ज़रा सा भी निश में चेंज होता है, स्पीशीज़ अफेक्ट हो जाती हैं. जो बहुत ही सेंसिटिव स्पीशीज़ हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं ज़रा सा भी चेंज, और उसमें डिसबैलेंस आता है. और हमें पता है हमारे जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, वो एक बायोस्फीयर है और वो एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस पे है. और ज़रा सा पुश से वो बैलेंस खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. और ये प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी पे लिमिट नहीं रहती हैं, ये प्रॉब्लम्स हमेशा एस्केलेट होती हैं. जितना ज़रा सा बढ़ेगा उसका प्रोफाउंड इफेक्ट होगा, उसका मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट होगा, और उसका इफेक्ट हर जगह होगा. हम नहीं लिमिट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमने सिर्फ इसको ग्लेशियल मेल्ट तक ही सीमित रखा. ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ पर होगा. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि इसको किस तरह से हम लोग इसको रोक सकें या इसको मिटिगेट कर सकें. छोटा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, कल्टीवेशन एरियाज चेंज होंगे, वीड्स बढ़ेंगे, अटैक्स होंगे, पेस्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे, फूड चेंज होगा. वेदर कंडीशंस में एक्सट्रीमिटीज़ हमें दिख रही है. जितने हमारे साइक्लोन्स की जो रेट्स है वो बढ़े हैं, इंटेंसिटी बढ़ी है साइक्लोन्स की. पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा आए हैं. पहले इतना शायद नहीं सुनते थे, लेकिन अभी आप इधर देखिए लास्ट 5-6 ईयर्स में हर सीजन में साइक्लोन फॉर्म होते हैं और वो बहुत हाई स्केल तक भी जा रहे हैं.
उसके बाद वाटर स्कैसिटी हमने खुद फेस की है, यहाँ पे हमने देखा है, एंड देन माइग्रेशंस बढ़ रहे हैं, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स ऑल क्रिएट हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज सिर्फ नेचर तक नहीं लिमिट है, वो आके सोसाइटी को भी बहुत खराब तरीके से इम्पैक्ट करता है। सिचुएशन वेयर वी आर टुडे, क्या पॉसिबल है रिवर्स करना? आई डाउट। लेकिन इस पर रुक जाएं वो भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो पहली बात ये है कि ये जो चेंज है वो हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको रोकने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। पहले के क्लाइमेट चेंज से हमें उतना मतलब नहीं था क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तो हम नहीं थे, इसलिए जो भी हुआ वो उसका रिकॉर्ड है, हम उसको स्टडी करते, वो हमें बहुत हेल्प करता है इस पृथ्वी को समझने के लिए। लेकिन हमें फोकस करना है अभी पे, और इसके लिए सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब सोशल अवेयरनेस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स हैं हमारे वर्ल्ड पे, बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसे इसके बारे में उतना पता नहीं है, न्यूज़ में सुना है, एंड दे से कि ठीक है हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कर रही हैं, इंडस्ट्रीज कर रही हैं, ये कर रही हैं। और एक ग्रुप है जो जानता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं फिर भी रुकता नहीं है, एंड आई थिंक हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हम लोग इस सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एक एग्जाम्पल हम देंगे, हम सबको पता है जो एसी यहाँ चल रहा है ये एरोजोल्स रिलीज करता है, और ये एरोजोल्स जाके ग्रीन हाउस गैसेस करके वार्मिंग करते हैं। लेकिन अगर हम कहें हम सबको एसी में नहीं रहना चाहिए, हमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आर वी विलिंग टू डू इट? आर वी रियली विलिंग टू गिव अप द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। सो सबसे पहले समझना है कि हमारी जो है ये बात करना बहुत अच्छा समझ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और हम अपने लेवल पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पे, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को एक एज एन इंडिविजुअल समझना है कि ये क्लाइमेट चेंज हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और जितना हो सके उसको कम करने की कोशिश करनी है। कोई नहीं कहता है कंफर्ट गिव अप करो, लेकिन ऐसे कंफर्ट्स क्रिएट करो जिससे एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो और ये क्लाइमेट चेंज भी ना हो। क्योंकि अगर कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है जिस रेट से हो रही है, अगर ये हो गया तो हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल है, हम लोग नहीं रह पाएंगे इस पृथ्वी पे, द अर्थ विल बिकम अनलिवेबल। सो देयरफॉर वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। दूसरे को कहना कि वो करेंगे, हमारी सरकार करेगी, इसको करना चाहिए, फैक्ट्रीज बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत बड़ी बातें हैं और वो हम नहीं कर। प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, बंद करो, बैन करो, बैन करो, लेकिन अपने आप में झांक के नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी है। पहले खुद से शुरुआत करेंगे तभी हम लोग सब तक पहुंच पाएंगे और इसको और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। एक होता है ना बच्चे को बोलना मोबाइल मत देखो, और एक होता है हम खुद मोबाइल देखे जा रहे हैं, तो वो नहीं सुनेगा। चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग। तो वही चीज़ है, हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। एंड देन नेक्स्ट इज वी हैव टू स्टॉप दिस कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म इज द रूट कॉज। यहाँ हम लोग, सर ने जैसे बताया था वांट्स की और हमारी नीड्स की एंड वांट्स की, हम लोग नीड्स से बहुत आगे निकल चुके हैं एंड वी आर लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ वांट्स। I want this, I want this, I want this, I want this. We are not looking into this is what I need and rest I don't need. So let's do our work, but we are living in this wantful society. So every time wanting, and because of this wants, well, companies are sitting to make profits. So they are advertising with new mobiles, new cameras, new. Now, I don't understand the need of every one of us to have an iPhone for a better camera. We are not photographers. But then, well, why do you need one? उसके पास है, अच्छा है, स्लीक है। वो स्लीक है इसलिए हम लेंगे, हमें ज़रूरत है इसलिए हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी है। हर एक चीज़ को, कुछ भी लेने से पहले सोचना है इसकी क्या हमको ज़रूरत है, और हम अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और हमेशा हमारे उसमें था, हमारी संस्कृति में है, सबको साथ लेके चलना है।
सोसाइटी को पहले रखना है। राम जी ने सोसाइटी को रखते हुए अपनी वाइफ का परित्याग भी कर दिया। समाज पहले है, ह्यूमैनिटी पहले है, लेकिन अभी जो ये सेल्फ सेंटर्ड हम लोग होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जड़ है इसकी। तो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के पहले हमें ये ज़रूरी जानना है कि हम अपने साथ के जो लोग हैं हम उनके बारे में भी सोचें और हमारे एक्शन किस तरह से उसको इम्पैक्ट करता है इस पे फोकस करें। एंड देन वेल वी हैव टू लिव विद कंपैशन, क्योंकि अगर हम कंपैशनेट नहीं है, एक चींटी आई मार दिया, कहाँ गया कंपैशन? वो क्योंकि हमारे काम की नहीं है, हमारे रास्ते में आ रही है, हमें मज़ा आ रहा है उसको मारने में, हमने मार दिया। ये जो सोच है जो दिखती है ये बहुत गलत है और ये कहीं ना कहीं कारण बन रही है इस लार्ज स्केल पर। एक चींटी मरने से शायद उतना कुछ नहीं हो रहा है जितना कि जो हमारे बाकी मैमल्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और हमारे एक्शंस, भले हम डायरेक्टली नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमारे ये छोटे छोटे एक्शंस बहुत बहुत बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। एक और है, आजकल टॉयलेट क्लीनिंग के लिए हार्पिक आ रहा है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है हम लोग सब यूज़ करते हैं, लेकिन कभी सोचा है वो जो कमोड के जर्म्स मारता है वो पानी में जा करके, सुअर्स में जा करके जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो उनको भी मार देता है। तो इस तरह से हमारे एक्शंस, हम लोग अनअवेयर हैं इसके, हमारे एक्शंस की वजह से जो लॉस हुआ जा रहा है वो जानने की ज़रूरत है, उसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है और उसको फोरफ्रंट में लाने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल को स्टॉप करना है, रिन्यूएबल में जाना है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है। एक पेपर्स जैसे आज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट मुझे पता है वहाँ पे पेपर में एग्ज़ाम लिखने का चलन ख़त्म होता जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, क्योंकि पेपर प्रिंट करना फिर उसको करना, बहुत पेड़ कटते हैं, तो दे आर cutting down on cost. So using technologies which are more friendly for the entire environment is a better option. Youths को engage करना, क्योंकि again it's the world, it's their world now, we are in the middle now, so आने वाले 10, 50, 60 साल में ये उनके बाद की generations की दुनिया है और वो बहुत creative हैं। Children, मेरा मानना है, और youth जो है वो बहुत creative होते हैं, वो नए नए चीज़ें सोच सकते हैं, नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं एंड वो अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ तो ज़रूर इम्पैक्ट होगा। एंड हमारी भाषा में हमें चेंज लानी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम हमेशा कहते हैं हम लोग, वी आर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, सो वी आर नॉट फाइटिंग, क्योंकि हम फाइट करेंगे तो वो हमारा एनिमी है और जो हमारा एनिमी है अगर हम स्ट्रांग होते हैं तो एनिमी भी स्ट्रांग होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी ये रियलिटी है, सो वी हैव टू, आई फील वी हैव टू से दैट दिस इज द लिविंग रियलिटी वी आर लिविंग इन एंड वी हैव टू अडेप्ट टू इट। And once we start adapting to it, we will see that, because when we adapt, we will take measures which will not escalate the impact of climate again, and it will come back to the normal or maybe stabilize at the current level where it is. And most importantly, which I feel, is one should have a very spiritual approach. Spiritual approach is always where we look at the holistic thing. We are not alone in this life. हिंदू स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा कहते हैं अकेले नहीं है, सब में वही परम ब्रह्म है। तो अगर सब में वही है और अगर हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इतना हार्म भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। सोचेंगे हम लोग, अपने एक्शंस को सोचेंगे कि हम ये जो कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुइज्म में है, पत्थर की भी पूजा होती है, पत्थर में भी भगवान है, मानो तो भगवान है, तो पत्थर को कोई ठोकर नहीं मारेगा। तो अगर वो रिस्पेक्ट रहेगा सबके लिए तो मुझे लगता है हम लोग काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। First of all, we need to change our mindset to change the climate condition. अगर climate condition को change करना होने से पहले हम अपना mindset को change करना होगा। I understand that discussing climate change and sustainability is very crucial, and discussing such topic in the need of the hour. Climate change has become global issue and its impact are becoming increasingly evident. According to my opinion,
the climate change and environmental crisis is an intergenerational child right crisis. I am again repeating, it is intergenerational child right crisis that threaten children's survival, learning and protection around the world. Our way of life has purged and polluted the earth, and our children are paying the heaviest price. बच्चे आज बड़ी कीमत चुका रहे हैं जो काम हमने कल किया है और आज भी कर चुके हैं और कर रहा हूं, उसके सबसे बिगेस्ट प्राइस आज बच्चे पे कर रहे हैं. Due to our unsustainable lifestyle, over exploitation of natural resources, deforestation, unplanned growth, greenhouse gas emission, children are paying the heaviest price. So dear friends, to successfully secure our children's future and future of the upcoming generation, climate risk must be factored into each decision and planning. We have knowledge, we have tools. आज हमारे पास knowledge है, tools है. Now it is our choice to make. हमें सोचना होगा आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं. Being a teacher and a responsible citizen of nation, tried to mitigate climate change and fostering environmental education among coastal communities of Andaman and Nicobar Island. So as per my opinion, school in our country either follow a national syllabus or state level syllabus that often creates limited scope to know the richness of local biodiversity. क्योंकि हम जब नेशनल लेवल के करिकुलम और स्टेट लेवल के करिकुलम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है. बच्चों को हम लोकल इमीडिएट सराउंडिंग में जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, उनके बारे में जानकारी हम नहीं दे पाते. So we start our initiative during Sunday and other holidays. हम other teachers के साथ, हमारे friends के साथ उनको हम ले जाते थे to see the real these examples of biodiversity. The children living in the vicinity of rich biodiversity are unaware the value that such ignorance, lack of awareness sometimes leads to exploitation and destruction of natural resources. So main objective is to expose the student to the real life world, I mean beyond the classroom, inculcating the environmental values among the young minds through activity and through different skills, information passed to younger generation to know and understand about Earth's climate, impact on climate change and biodiversity and society, and integrated different traditional knowledge and values in human society and develop innovative ideas to mitigate climate change and reduce the vulnerabilities. So, जो situation we are facing today in climate change, I think our Department of Education and under the Andaman Nicobar administration doing wonderful job. Each and every zonal education जो zone है हमारे, there this Atal Tinkering Lab, Model Science Center, Eco Club and Science Club successfully running. And through this club and through this platform, students of Andaman Nicobar Island, they are getting the chance to showcase their opportunities. हमारा main मकसद था to connect the student, their biodiversity, their livelihood, their food and climate crisis, all are linked. तो हम बच्चों को बोलते हैं कि after the tsunami, नॉर्थ अंडमान अपलिफ्ट हो गया, साउथ अंडमान सबमर्ज हो गया, तो हम बच्चों को रियल सिचुएशन में ले गया. एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स वी एक्सप्लेन द व्हाट्स हाउ वी आर कनेक्ट all the component of the biodiversity. Next. And this is the program of Togapur. This is our first program
And most of the program we organized with the help of panchayat, with the help of the parents and the forest department. So here we are explaining the Togapur is entire area is covered by the mangrove forest, and in the down is a photographs of senior secondary school Diglipur. We celebrated Earth Day not inside the concrete wall. बच्चों को हम ले गए मैंग्रोव जो एरिया में, and they took the pledge because entire north and middle Andaman tsunami से बच पाए only because of the mangrove. So students also write the literary output क्योंकि most of the student can explain their feelings. So बच्चों ने वहाँ पर बैठ के poem लिखे, story लिखे, and during this activity. And it is in Khudirampur, Diglipur area. So environmental based documentary movie show. So connect the student with the global. Globally वो connect होता है कि other area में बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं. कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश के समाचार वाचक राकेश चंद्रलाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर आयोजित इस संगोष्ठी में मैं सबसे पहले हमारे आज के जितने भी जो माननीय श्रोता और जो वक्तागण थे उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर लालजी सिंह उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं डॉक्टर सी शिवा पेरोमन जी उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर सुप्रीत कुमार, श्री ए सौंदर्य पांड्यन जी, डॉक्टर पूनम त्रिपाठी जी और श्री चलचन सिंह सिंगारॉय जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखे और जो विषय था उसके बारे में आपने जानकारी दी। आप सभी जो हमारे वक्ता थे उनके साथ साथ मैं इस डिबेट के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा, उनके जो फैकल्टी मेंबर्स है उनका और उनके जितने विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित है उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को एंजॉय किया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी हमें सहयोग दिया उन सब के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ।